Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and let us start with today's newspaper analysis. The very first topic here is regarding the Center of Excellence which has been established with the collaboration between India and France. तो यहाँ पर ये जो कोलैबोरेशन है ये किस चीज के लिए हुई है? ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक सेंटर बनाया गया है, स्किल ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। कहाँ? कानपुर में बनाया गया है, राइट? तो ये स्किलिंग किस चीज में होगी? क्या फोकस रहेगा? डिफेंस एंड एरोनॉटिक्स। कानपुर में जो ये सेंटर बनेगा यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर फोकस्ड एरियाज जो होंगे वो कैसे कैसे रहेंगे? एरोनॉटिक्स में ट्रेनिंग दी जाएगी, एविएशन टेक्नोलॉजीज एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहोल ऑपरेशन, जिसको हम सिंपल एमआरओ ऑपरेशंस बोल देते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड एरोस्पेस डोमेन्स में यहाँ पर स्किलिंग या ट्रेनिंग दी जाएगी जो भी यहाँ पर एनरोल होंगे इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट किस तरीके से है, यूपीएससी यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है? तो पीएम सेतु जो ये स्कीम है ये लॉन्च करी गई थी 2025 में, लेकिन इसका जो बजटरी एलोकेशन है ये बजट 2026 में दिया गया है। तो अब की बार हमारे लिए पीएम सेतु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्कीम फर्स्ट, राइट? तो पीएम सेतु यहाँ पर जस्ट अ सेकंड, हाँ, पीएम सेतु 2025 में, तो दिस इज फॉर दी स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज एंड इट वाज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि ऐसे सेंटर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आईटीआईज हैं उनको डेवलप किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हब्स एंड स्पोक मॉडल, जिसकी वजह से जो ट्रेनिंग है उसमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। एंड जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी लोग इन आईटीआईज में एनरोल होते हैं उनको इस तरीके की ट्रेनिंग देनी है जो इंडस्ट्री की डिमांड से अलाइंड रहेगी। इंडस्ट्रीज की तरफ से ही बताया जाएगा कि व्हाट आर दी स्फीयर्स दैट वी आर लुकिंग फॉर, जिसकी वजह से एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द एनरोल्ड कैंडिडेट्स विल बी इंक्रीजिंग। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट, ठीक है? सो हियर यू कैन सी द nitgrits ऑफ दिस पीएम सेतु: modernize and transform 1000 governmental ITIs across India, making them more industry aligned. इंडस्ट्री अलाइन कैसी होगी? जो भी यहाँ पर क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, जो इंडस्ट्री की जो यहाँ पर काउंसिल्स बनाई जाएंगी, वो क्या करेंगी? वो एक प्री डिजाइंड, इंडस्ट्री से ही पूछ के प्री डिजाइंड एक क्राइटेरिया, एक सिलेबस, एक स्कीम देंगी इन आईटीआईज को कि आपको जो भी स्किल्स देनी है, ट्रेनिंग देनी है, वो इसी के लाइंस पर देनी है, सो दैट द स्टूडेंट्स और द कैंडिडेट्स कैन लर्न दोज स्पेसिफिक स्किल्स, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री में डिमांड है वो स्किल्स वे फुलफिल कर पाएंगे एंड इसकी वजह से उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जल्दी होगी। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री अलाइन एंड इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर आईटीआईज है। अब ऐसा तो चलो हम किताबी बातों में बोल देंगे कि इनको ट्रेनिंग देनी है, ये सिखाना है, वो सिखाना। इंडस्ट्री की ट्रेनिंग देने के लिए इंडस्ट्री लाइक मशीन्स भी होनी चाहिए, इंडस्ट्री लाइक आपका एनवायरमेंट भी होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर की आईटीआईज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है एंड एनहांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी। आखिर में मकसद तो यही है कि जो यूथ है जो वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं या आईटीआईज में जो स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं, एनरोलमेंट ले रहे हैं, हायर एजुकेशन की बजाय ऐसे इंस्टीट्यूट को चूज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोमिसेस मेड बाय द गवर्नमेंट कि यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी आएगी, तो उसको आपने इंश्योर भी करना है। एंड देन पीएम सेतु is now going to ensure this, right? Then implementation की बात करें तो it uses a hubs and spokes model। इसका मतलब क्या है कि इसके साथ सेंटर में एक मेजर आईटीआई होगा जिसके अंडर अलग अलग आपके जो स्पोक्स होंगे या जो अलग अलग आईटीआईज होंगी, स्मॉलर आईटीआईज होंगी, वो डेवलप करी जाएंगी। तो 200 यहाँ पे हब आईटीआईज होंगे एंड 800 स्पोक आईटीआईज होंगी। हब्स विल बी द होस्ट इनोवेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, इंप्रूव फैसिलिटीज। स्पोक्स विल एक्सटेंड दीज एक्सेस टू रिमोट एरियाज की यहाँ पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगी और जो डेवलपमेंट यहाँ होगी उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर नीचे सिखाया जाएगा। देन की कंपोनेंट्स यहाँ पर है कि वही डिमांड ड्रिवन कोर्सेज होंगे कि जो इंडस्ट्रीज में डिमांड अभी रेज हो रही है, जिस तरीके के एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉयर्स चाहते हैं, इंडस्ट्री चाहते हैं, वैसा ही यहाँ पर इनको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। स्पेशल पर्पज व्हीकल्स बनाए जाएंगे सो दैट credible anchor industry partners to manage clusters and ensure outcome based training। तो यहाँ पर इंडस्ट्री अब डायरेक्टली मैनेजमेंट में भी रोल प्ले करेगी। यहाँ पर आउटकम बेस्ड ट्रेनिंग होगा। क्रिएट पाथवेज फॉर लॉन्ग टर्म डिप्लोमाज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स। अलग अलग तरीके के यहाँ पर क्या सिखाए जाएंगे? हमें प्रोग्राम्स सिखाए जाएंगे। एंड देन स्ट्रेंथन 5 नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इससे पहले एक बार और पीएम कौशल विकास योजना के तहत ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि 5 ऐसे सेंटर्स बनाए जाएंगे जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे।
एक है भुवनेश्वर, एक है चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर एंड लुधियाना। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि जो 5 सेंटर्स हैं वो कौन-कौन से हैं। तो आपको स्टेट वाइज याद करना है कि अगर ईस्ट में हम जाएँगे तो ओडिशा है, सेंटर में अगर हम डेक्कन में देखें तो तेलंगाना है, नॉर्थ में देखें तो उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर थोड़ा-सा जाए तो पंजाब में लुधियाना है एंड साउथ में चेन्नई है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ जाते हैं। नाउ हियर यू कैन सी, जस्ट अ सेकंड, हियर यू कैन सी इंडिया जॉइंस यूएस लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। यहाँ पर पैक्स का मतलब क्या है? पैक्स का मतलब है पीसफुल एंड सिलिका इज फॉर सेमीकंडक्टर एंड सिलिका इटसेल्फ, ठीक है। तो ये जो आपका जो इनिशिएटिव है ये 2025 में ही यूएसए की तरफ से इनिशिएट किया गया था, लेकिन उस समय पर इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया था। अब लेकिन यहाँ पर इंडिया को इनवाइट किया है टू बिकम द मेंबर ऑफ दिस इनिशिएटिव एंड यहाँ पर इंडिया ने इसको ज्वाइन भी कर लिया है एंड यहाँ पर उन्होंने अपना इसको मीटिंग को भी अटेंड किया है, राइट। तो इंडिया हैज नाउ फॉर्मली ज्वाइन द यूएस लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। अब यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है? ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है क्या? पैक्स सिलिका इनिशिएटिव डेफिनेटली इट इज फोकसिंग ऑन दी सेमीकंडक्टर चिप्स। अभी हमें पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइना इज अ डोमिनेटिंग कंट्री ओवर द रेयर अर्थ minerals and also over the processing of these rare earth minerals and also the building of the semiconductor chips and other IT sector products। तो यहाँ पर USA is developing an initiative so that बाकी जो भी इस initiative के member countries होंगे उनको equitable access मिले ऐसी technologies का, ऐसे minerals का, and कोई एक country इसके ऊपर dominate करके ना रह पाए। Specifically it is against China, ठीक है। तो ये इस आर्टिकल के बारे में है एंड यहाँ पर इंडिया ने भी इसको फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में कि यूएस या ये जो जो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है, दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? तो दिस इज रिगार्डिंग दी सेमीकंडक्टर चिप्स एंड आल्सो रिलेटेड टू द अदर रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है। तो इंडिया हैज फॉर्मली जॉइंड इट। नाउ डिक्लेरेशन हैज बीन साइंड, क्योंकि अभी इंडिया में एआई जो समिट चल रही है, एआई इंपैक्ट समिट, उसी के साइडलाइंस पे डिक्लेरेशन साइन कर लिया गया है और इससे इंडिया और यूएसए का जो कॉपरेशन है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरी स्लाइड जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे जो भी ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं वो एक साथ आएंगे ताकि एक रिलायबल एंड सिक्योर एक्सेस मिले ऐसी टेक्नोलॉजीज को। देन फोकस ऑन एंटायर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम फ्रॉम मिनरल्स टू एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो मिनरल्स से प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, हर चीज को यहाँ पर क्या करेंगे? सिक्योर करेंगे उसकी चेन को, राइट। देन पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख लीजिएगा। फंडिंग जो फाउंडिंग कंट्रीज है जिन्होंने शुरुआत में ही ज्वाइन कर लिया था, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल एंड यहाँ पर यूएई भी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने अब इसको ज्वाइन कर लिया है। अब लेकिन बातें जो चल रही है कि आगे आने वाले समय में ये 2 कंट्रीज भी ज्वाइन कर सकती हैं। दे आर कतर एंड ग्रीस एंड साथ में ऑब्जर्वर्स के तौर पे यहाँ पर हमें यूरोपियन यूनियन है, ताइवान है, कनाडा है एंड ओईसीडी, ये सारे ऑब्जर्वर स्टेट्स भी यहाँ पर है। ऑल दो इतना डिटेल यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाए तो यही पूछा जा सकता है कि इंडिया ने इसको एज ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है या इसको एज अ परमानेंट मेंबर ज्वाइन किया है। तो इंडिया ने इसको परमानेंट मेंबर की तरह ज्वाइन कर लिया है, डिक्लेरेशन साइन कर लिया है। ये नहीं पूछेंगे कि ऑब्जर्वर कौन है, इसमें कौन कौन मेंबर्स है, बिकॉज दिस इज नॉट एन इंडिया लेड इनिशिएटिव, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। नाउ एरियाज ऑफ कॉपरेशन कहाँ कहाँ पर? क्रिटिकल मिनरल्स एज वी डिस्कस्ड, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज में कॉपरेशन देखने को मिलेगा। एंड ये एक एफर्ट है ताकि जो डिपेंडेंस है चाइनीज टेक्नोलॉजी पर या चाइनीज मिनरल्स पर, वहां पर तो थोड़ा सा कम हो जाए। सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है? ऑब्वियसली इंडिया यूएस के जो टाइज हैं, टेक्नोलॉजिकल टाइज हैं, वो स्ट्रेंथन होंगे। इंडिया की जो सेमीकंडक्टर जो और एआई एम्बिशंस है वो भी स्ट्रेंथन होंगे। साथ में इन्वेस्टमेंट्स इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा इंक्रीज होगा एंड इंप्रूव्स इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल टेक सप्लाई चेन, जो हम ये एआई इंपैक्ट समिट के थ्रू अचीव भी करना चाह रहे हैं। ये डिक्लेरेशन साइन करने से वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे हमारे इनिशिएटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इंडिया अटेंड्स ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग एज ऑब्जर्वर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हियर। इंडिया ने ये जो बोर्ड ऑफ पीस, बहुत दिन से हम न्यूज आर्टिकल्स में डिस्कस करते जा रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है, यूएस लेड इनिशिएटिव है ये भी, एंड उसकी जो मीटिंग है अभी वो हुई थी, तो उसमें इंडिया ने एज ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है। इसीलिए मैंने पिछले वाले आर्टिकल में आपको बोला कि वहां पर ऑब्जर्वर की तरह नहीं ज्वाइन किया है, वहां पर परमानेंट मेंबर है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में फिलहाल के लिए अभी इंडिया ने एज ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है। पहले तो इंडिया की तरफ से इसमें कोई ज्वाइनिंग का या ऑब्जर्वर की तरह से भी अटेंड करने का कोई इंडिकेशन नहीं था, मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी
यहाँ पर साइन नहीं दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर ये इन्होंने एज ऑब्जर्वर डेफिनेटली ये मीटिंग अटेंड करी है, बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा। तो ये इंडिया को कैसे दर्शाता है दैट इंडिया वाइल मेंटेनिंग इट्स सॉवरेनिटी, it also is not guided by some foreign powers or some foreign country, but it also is standing strong for maintenance of the peace in the Middle East. ये आप यहाँ पर लिख सकते हो, from what we can understand from the viewpoint of the participation of India in the बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग। ठीक है, कि इंडिया सिर्फ ये नहीं चाहता है, इंडिया बस अपने पार्टीज नहीं बदल रहा है, इंडिया को बस यही चाहिए कि हाँ, पीसफुल जो यहाँ पर आप जो मिडिल ईस्ट पीसफुल होना चाहिए, गाजा में पीस एस्टेब्लिश होनी चाहिए, वी स्ट्रांगली सपोर्टेड, लेकिन वी विल नॉट बी गाइडेड बाय सम एक्सटर्नल पावर, वी विल नॉट, हमारी डिप्लोमेसी नहीं गाइड होगी बस उनसे। ठीक है, चलो, तो व्हाट इज द बोर्ड ऑफ पीस? तो ये स्टेबलाइजेशन एंड सीज फायर गाजा में होने के लिए ये बनाया गया है, यूएसए की तरफ से है। यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ को सपोर्ट किया जाएगा। इसके मेंबर्स अभी ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज दी गई हैं जो इसके मेंबर, बोला जा रहा है कि इनके मेंबर पार्टिसिपेंट्स बन सकते हैं। ऑब्जर्वर में इंडिया है, जर्मनी है, इटली है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड यूके, दे आर दी ऑब्जर्वर कंट्रीज। हमारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ऑब्जर्वर है इसमें। अभी आगे आने वाले समय में अगर चेंज हो जाए तो उसमें अभी हम नहीं कह सकते, बट फिलहाल के हिसाब से जो स्टेटस है इंडिया का, दैट इज द ऑब्जर्वर स्टेटस। कंट्रीज जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड कनाडा, इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। तो डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस क्या रहेगा कि इंडिया का इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट की पीस एफर्ट्स में, ऑल्सो विदाउट फॉर्मल कमिटमेंट हम एंगेज कर सकते हैं एंड हेल्प्स मेंटेन बैलेंस रिलेशन विद द रीजनल स्टेक होल्डर्स। Then next article here is related to Milan naval exercise. This is very very important क्योंकि ये होस्ट इंडिया खुद करता है with more than 70 countries। तो यहाँ पर ये जो होस्ट किया जाता है, ये कहाँ किया जाता है? ये विशाखापट्टनम में किया जाता है। 1995 से पहले ये अंडमान निकोबार में करवाई जाती थी होस्ट, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को इनवाइट करने की वजह से, या ज्यादा कंट्रीज के पार्टिसिपेशन को होस्ट करने के लिए इसको फिर शिफ्ट कर दिया गया था विशाखापट्टनम में। तो ये इंडिया की एक नेवी एक्सरसाइज है विद आशर मेंबर्स एंड वेरियस अदर मेंबर्स, राइट। तो ये इंडिया का कमिटमेंट शो करता है मैरीटाइम कॉपरेशन की तरफ। तो अबाउट द एक्सरसाइज अगर हम देखें, इट इज अ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज होस्टेड बाय इंडियन नेवी। इट वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1995 एट पोर्ट ब्लेयर, एंड देन इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी बार होता है, ये 2 साल में एक बार, वंस एवरी 2 इयर्स, 2 साल में एक बार करवाई जाती है। इंडियन नेवी इसको होस्ट करती है। लोकेशन अभी विशाखापट्टनम है। ओके, वो 1995 में पोर्ट ब्लेयर में पहली बार हुई थी, राइट। वो गलत बोला गया मेरे से, तो लोकेशन जो है वो अब विशाखापट्टनम रिसेंटली चेंज करी है। 1995 में तो सबसे पहली बार हुई थी, पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, ठीक है, अंडमान निकोबार में। तो पार्टिसिपेंट्स इसमें जो फ्रेंडली नेवीज हैं वो सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। ये हार्बर फेजेस में देखते हैं, सी फेजेस में जो प्लानिंग है, जो एक्सरसाइजेस हैं उनको यहाँ पे ड्रिल्स की तरफ यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा, इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक विजन है, दैट इज आशन डिस्क्राइब्ड एज अ सेंट्रल पिलर ऑफ इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। तो तो यहाँ पर इन कंट्रीज के साथ अगर हम एक नेवल कोलैबोरेशन शोकेस करते हैं वर्ल्ड को, तो ये एक इंडिया का जो साउथ एशियन या साउथ ईस्ट एशियन जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको भी स्ट्रेंथन करता है, एंड ऑल्सो ग्रोथ अक्रॉस ऑल दी रीजन्स को सपोर्ट करता है, राइट। तो मिलान जो एक्सरसाइज है, मिलन जो एक्सरसाइज है, लिंक्ड टू ब्रॉडर रीजनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म, तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम एंड ऑल्सो कॉन्क्लेव ऑफ नेवल चीफ्स। तो इन चीजों को ये क्या करता है, ये दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज मानव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको हम 3-4 दिन से लगातार डिस्कस कर रहे हैं, एआई समिट इंडिया में, एआई इंपैक्ट समिट हो रही है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर्स ह्यूमन सेंट्रिक एआई विजन को दिखाता है मानव। ये जो अप्रोच है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इन डिटेल। तो एम फॉर मॉरल एंड एथिकल सिस्टम्स, अकाउंटेबल गवर्नेंस, एंड फॉर नेशनल सॉवरेनिटी एंड एक्सेसिबल इंक्लूसिव एआई, वैलिड लेजिटिमेट सिस्टम। सिंपल बात क्या है कि एआई को डेवलप करना इज द नीड ऑफ आर, लेकिन यहाँ पर जो एआई डेवलप होगी उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, वो मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज को अपहोल्ड करके बनाया जाना चाहिए, लेजिटिमेट सिस्टम होना चाहिए, अपनी मन मर्जी नहीं हो उसमें, एंड एक्सेसिबल हो और इंक्लूसिव हो। ये ना हो कि सिर्फ कुछ जो सेक्शन ऑफ पीपल है या कुछ सेक्शन ऑफ सिटीजन हैं सिर्फ वही उसको एक्सेस कर पाए। इट शुड बी एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। तो ये जो आपका अप्रोच है इसको डायरेक्टली आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं कि इंडिया इज होल्डिंग इट्स स्टैंड ऑन द मानव अप्रोच। तो मानव अप्रोच
अप्रोच में क्या क्या है, मोरालिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, नेशनल सॉवरेनिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, इंक्लूसिविटी है एंड वैलिडिटी एंड लेजिटिमेट सिस्टम है। ठीक है, इसको याद कर लेना आप। दिस इज गोइंग टू एनहांस योर आंसर राइटिंग टू अ वेरी नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो कोर आइडिया इसका क्या है कि एआई शुड नॉट बी ड्रिवन ओनली बाय डेटा एंड एल्गोरिदम। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, इसमें हमें ह्यूमन एस्पिरेशंस को, एथिक्स को, डिग्निटी को, ह्यूमन डिग्निटी यहाँ पर सेंटर ऑफ जो कोर आइडिया होना चाहिए वो यहाँ पर ह्यूमन होना चाहिए, ह्यूमन की डिग्निटी होनी चाहिए एंड ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड हियर। मानव इज नॉट जस्ट अ कंसेप्ट बट अ पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो ये आगे आने वाले समय में जो हम अपनी एआई की पॉलिसी बनाएंगे, कोई भी रेगुलेशन बनाई जाएगी, जैसे अभी भी रिसेंटली हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नए रेगुलेशंस लेके आए हैं कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर कोई भी एआई जनरेटेड अगर डेटा है, कोई भी एआई जनरेटेड ऑडियो विजुअल कुछ भी है, उसमें एक मेजर यहाँ पर लोगो होना चाहिए या उसमें दिखाना पड़ेगा कि ये एआई जनरेटेड है, ताकि लोगों को भ्रमित ना किया जाए, लोगों को मिसगाइड ना किया जा सके। सो दैट इज वाई हियर ऑल्सो मानव इज नॉट जस्ट अ कंसेप्ट बट अ पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो ये आगे आने वाली जो भी हमें रेगुलेशंस बनानी है डेवलपमेंट ऑफ एआई के लिए, तो उसका जो बेस होगा वो हमारा इसी के ऊपर आधारित रहेगा। ठीक है, राइट। तो पॉलिसी का जो सिग्निफिकेंस है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोवाइड्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर इंडियाज एआई गवर्नेंस, लिंक्स टेक्नोलॉजी विद एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबल एआई गवर्नेंस में वो भी स्ट्रेंथन हो सकता है। शेप ग्लोबल एआई डिस्कोर्स, प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन एंड कंबाइन ओपननेस विद द टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी। Right, so here this was the article. Let us move to the next article. ऑल्दो अभी इसमें कोई फाइनल क्लेम नहीं आया है, कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का, अभी ये मुद्दा छिड़ा हुआ है। लेकिन ताकि आप ये न्यूज़पेपर से समझ सके, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्ड हम डिस्कशन यहाँ पर एक एक चीज नहीं बता सकते हैं, या आपका पॉलिटी से रिलेटेड है, जीएस2 से रिलेटेड है, बट जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उसको आप समझ सके अपने एंड से, दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग इट। तो सुप्रीम कोर्ट टू हियर रिव्यू पिटिशन ऑन 2018 साबरीमाला जजमेंट इन अप्रैल, टाइम लाइन ऑफ द केस। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं साबरीमाला टेम्पल केस आखिर में है क्या, इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या करेंगे, एक रिव्यू पिटिशन हियर करेंगे, 9 जज बेंच होगा। इस पिटिशन में 2018 में जो जजमेंट दी गई थी उसके बेसिस पर यहाँ पर बात करी जाएगी कि वो सही है या नहीं है। क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, क्या क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि हाउ फार द कोर्ट्स कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस इश्यूज, इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कि सुप्रीम कोर्ट कौन होते हैं बताने वाले, या कितनी हद तक बता सकते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिस सही है या नहीं है। सो द केस इज नो लॉन्गर ओनली अबाउट women entry, it has become a pan India constitutional issue about religion versus fundamental rights, कि फंडामेंटल राइट्स जीतेंगे या धर्म जीतेगा, इसका क्वेश्चन बनता जा रहा है। बिकॉज इसके इम्पैक्ट से दूसरे धर्मों के भी जो रिचुअल्स हैं उनके ऊपर, जो सेरेमनीज है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। तो इसीलिए दोबारा से इस पे रिव्यू पिटिशन डल रही है। ठीक है, आइए देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में डिटेल में। तो साबरीमाला जो धर्म संस्था टेम्पल है, ये कहाँ पर है, ये केरला में है एंड ये लॉर्ड अयप्पा जो सेलिब्रेट माने जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये डेडिकेटेड है टेम्पल। डिवोटीज यहाँ पर 41 डे का एक व्रत रखते, पेनेंस करते हैं, व्रतम रखते हैं। हिस्टोरिकली वुमेन एज्ड बिटवीन 10 to 50 ईयर्स, तो जो 10 से 50 साल की औरतें थी, महिलाएं हैं, उनको पहले अलाउ नहीं किया जाता था, बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज द एज ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता था ताकि वहां पर वो ना जाए, बिकॉज ये जो इटर्नल सेलिब्रेट है, ये जो लॉर्ड है, ये सेलिबेसी को अडॉप्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल तो यहाँ पर वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता है, नॉट ओनली ड्यूरिंग द साइकिल, ड्यूरिंग दैट एज गैप। ठीक है, एज ग्रुप। तो यहाँ पर रीजन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ वुमेन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज ब्रेक्स द डेटी सेलिब्रेट नेचर, कि उससे उनका जो नेचर है डेटी का वो थोड़ा सा खंडित होता है, दूषित होता है, जो भी बोल सकते हैं। नाउ हिस्टोरिकल टाइमलाइन क्या रही है इस केस की, तो 1990 में एक डिवोटी ने केस फाइल किया था कि केरला हाई कोर्ट में कहा था कि यंग वुमेन आ रही हैं टेम्पल्स के अंदर, वो एंटर कर रही हैं, तो ये हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस के खिलाफ है। देन उसके बाद 1991 में केरला हाई कोर्ट जजमेंट आता है और उन्होंने जो बैन लगाया हुआ था वुमेन की एंट्री को, उसको अपहोल्ड करके रखा कि हाँ ये बैन सही है, वुमेन की एंट्री अलाउड नहीं होनी चाहिए, कॉल्स इट वैलिड ट्रेडिशन, क्योंकि ये उनका ट्रेडिशन है, रिलीजन है ये। 2006 में लेकिन क्या हुआ, पिटीशन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 बाय इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन चैलेंजिंग द बैन, कि ये कैसे, व्हाट इज द अथॉरिटी यहाँ पर। अब आप मुझे बताइएगा आर्टिकल नंबर 32 की कौन सी
पिटीशन यहाँ पर लगी होगी, कौन सी रिट लगी होगी, कमेंट सेक्शन में बताइए। 2018 में लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई है जिसमें यहाँ पर इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था, जिसमें जो डिसीजन आया था वो ये आया था कि ये जो इक्वालिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ये गलत है, और वो बैन जो था विमेन की एंट्री पर उसको हटा दिया गया। 2018 की जजमेंट। अब इसी के ऊपर क्या है, क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, इसी प्रैक्टिस के ऊपर अब जजमेंट के ऊपर यहाँ पर रिव्यू पिटीशन डली हुई है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। तो सबरीमाला टेम्पल केस के बारे में ही हम देख रहे हैं। 2019 में मास प्रोटेस्ट हुए हैं केरला में। केरला कोर्ट रेफर्स मैटर टू द लार्जर बेंच बट डज नॉट स्टे द जजमेंट। यहाँ पर कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं लगाया लेकिन उसको रेफर कर दिया बड़े बेंच के पास। 2020 में कोर्ट सेज इश्यूज अफेक्ट्स मल्टीपल रिलीजन नीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, कि इसकी वजह से तो दूसरे धर्मों के ऊपर भी सवाल उठेगा, तो इसीलिए यहाँ पर री इंटरप्रिटेशन या रिव्यू पिटीशन चाहिए 2026 में। अब जो फिलहाल है वो 9 जज बेंच विल नाउ डिसाइड द ब्रॉडर डॉक्ट्रिन कि व्हेन कैन कोर्ट्स इंटरफेयर इन रिलीजियस प्रैक्टिस, किस हद तक वो जा सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि द केस इज नॉट जस्ट टेम्पल एंट्री, यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है वो क्या आया है कि वो किस किस के बेसिस पर है कि एक तरफ इक्वालिटी है, एक तरफ रिलीजियस फ्रीडम है। तो ये आपको पता ही है कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो हम ड्यूटीज एंड डीपीएसपी की बात करते हैं, सॉरी फंडामेंटल राइट्स एंड जो ड्यूटीज हैं वो कैसे हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं, ये टेबल में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, देन the main important part here whenever you are attempting any religious aspect of Sabrimala temple, तो उसमें आपको ये लिखना ही लिखना पड़ेगा, that is doctrine of essentiality। doctrine of essentiality का जो origin था वो आया है endowments madras versus sorry कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मीन्द्र तीर्थ स्वामियर ऑफ शिरूर मठ। तो इसको सिंपल तरीके से शिरूर मठ केस भी बोला जाता है। यहाँ पर ये बताया गया था कोर्ट की तरफ से, हम पूरा जजमेंट नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट इज मेंट फॉर द स्टैटिक पार्ट ओनली। यहाँ पर क्या बोला जाता है कि ये लैंडमार्क जजमेंट में ये बताया गया कि कोर्ट ये डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या ये चीज सही है या गलत है, ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियलिटी, कि अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस किसी भी धर्म के लिए एसेंशियल है तो उसके ऊपर कोर्ट कोई भी फैसला नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज एसेंशियल नहीं है, उस धर्म की बेसिक डॉक्ट्रिन को नहीं छेड़ रही है, तो बाकी जो जहां पर इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन है उसको वहां से हटाया जा सकता है, कोर्ट्स वहां पर एक्शन ले सकते हैं। दिस इज व्हाट दिस शिरूर मठ केस हैज गिवन। तो लैंडमार्क जजमेंट एस्टैब्लिश दैट व्हाइल द स्टेट कुड रेगुलेट द सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सेक्युलर जहां तक है वहां तक वो इंटरफेयर कर सकते हैं, इट कुड नॉट इंटरफेयर विद इट्स कोर रिलीजियस प्रैक्टिस, दैट इज एसेंशियल प्रैक्टिसेस को यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। डिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट ओवरसाइट ओवर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, की गवर्नमेंट इससे ज्यादा यहाँ पर एक्सेसिबल, इससे ज्यादा एक्सेस नहीं कर सकती है, अपने जो ओवर रीच है वो नहीं कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन टुडेज आर्टिकल, टुडेज न्यूज डिस्कशन। इसके आगे जो भी इस केस में आगे फैसला होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।